नमस्कार। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 के भूगोल विषय का दूसरा पाठ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पाठ है। और इसके एकदम हम लोग शॉर्ट में इसका रिव्यू करेंगे पूरे पाठ का कि इस पाठ में क्या-क्या महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसका पाठ के बारे में क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था संसाधन, तो हम लोगों ने संसाधन देखा था क्या होता है कि जिनकी हमको दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है, वो सब हमारे क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। उसी में एक संसाधन में हम लोग देते हैं भूमि। भूमि का ही एक पार्ट होता है मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इन सब के बारे में हम लोग इस पाठ में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भूमि के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया जाता है, ये दो अलग अलग महाद्वीपों के बारे में बताया जाता है। एक जैसे आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, और दूसरा बताया जा रहा है न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग स्थान पर हैं। जैसे आप विश्व का ऐसे मानचित्र अगर देखते हैं, तो यहाँ पर है आपका, ये जो है मान के रखिए, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अफ्रीका है, और यहाँ पर तंजानिया स्थित है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और इसके नीचे यहाँ पर न्यूजीलैंड है। तो यहाँ और यहाँ की तुलना किया जा रहा है कि यहाँ की जो भूमि है वो उतनी न तो किसी कार्य के लिए है, यानी वहां पर न तो फसल उत्पादन किया जा सकता है, न कुछ। लेकिन यहाँ की जो भूमि है वो ज़्यादा फर्टालिटी है, यानी वहाँ पर ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। और वहाँ पर जब फसल उगता है तो वहाँ पर भेड़ बकरी का पालन भी आसानी से होता है। तो इन सब के बारे में यही चीज़ बताया गया है कि हमारी जो भूमि है वो किन किन कारणों पर निर्भर करती है। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि जैसे हमारी भूमि पूरी है, तो विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। ठीक है, 90% जो जनसंख्या, 100% की जनसंख्या हो गई हमारी, इसमें से 90% जो हो गई, तो वो किस पर रहती है, 30% की भूमि पर। तो बाकी 70% की भूमि पर कौन रहते हैं, ये 10 लोग रहते हैं। ठीक है, यानी इस पर 70% भूमि पर ये 10% लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह पर उनको न तो पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पाता है, न तो पर्याप्त मात्रा में उनको पानी की व्यवस्था होती है। तो इनकी क्या है कि संसाधनों का अभाव होता है, इसलिए ये कम पाए जाते हैं। ठीक है, और पाए भी अगर जाते हैं तो बहुत कम, नहीं तो पाए ही नहीं जाते। ठीक है, 70% भाग ऐसे हैं। तो 70% में क्या सभी भाग पर पाए जाते होंगे? जैसे कुछ स्थान पर मरुस्थल है, तो मरुस्थल में तो कोई वहां पर निवास नहीं करेगा। कोई एकदम पहाड़ है, पहाड़ी इलाके में तो कोई रहेगा ही नहीं कि वहां पर कुछ उसको मिले ना, क्योंकि उसको खाने के लिए तो मिल गया, पानी के लिए कहाँ, क्योंकि वाटर लेवल आपका तो नीचे है ना। इस पहाड़ पर, इस जगह पर कौन रहेगा। तो यही बात है कि 70 सिर्फ 30% ऐसा भाग है कि जिस पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग। साल्ज़बर्ग के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में साल्ज़बर्ग एक स्थान है, उसका यहाँ पर आपको दृश्य दिखाया जा रहा है, जो कि आपको बताया जा रहा है। देखिए, ये नहर है, मतलब नहर क्या बोल सकते हैं आप, नदी है। नदी के आसपास देखिए आप लोग क्या है कि शहर बसा हुआ है। ठीक है, नहर से जितने दूर आप, या फिर नदी से जितने दूर जाएंगे वहां पर देखेंगे जनसंख्या कम दिख रही है, यानी वहां पर घर कम मात्रा में दिख रहे हैं। और जहां पर नदी है उसके आसपास देखिए अच्छे खासे घर दिखाई देते हैं। लेकिन उसी के आसपास देखिए तो अच्छी खासी यहाँ पर कृषि के लिए भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो भूमि जो है, तो इसमें से हमने बात किया कि 30% ऐसी भूमि है जिस पर हम लोग रहते हैं, ज्यादातर जनसंख्या रहती है, और बाकी जो 70% भूमि है उस पर कम जनसंख्या रहती है या फिर रहती ही नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या क्या रहता है, तो मुख्यतः जो भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण होता है। तो वितरण जो होता है किस किस कारण से, उबड़ खाबड़ स्थल की आकृति की वजह से, पहाड़ों की तीव्र ढाल की वजह से, जल खूब मतलब काफी मात्रा में जल आ जाते हैं उसके वजह से, संभावित निम्न स्थल, मरुस्थल स्थल यानी मरुस्थल, एवं सघन वन वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर या तो जनसंख्या रहती ही नहीं है, और अगर जनसंख्या रहती भी है तो बहुत कम रहती है।
उर्वर मैदान जहाँ पर होता है, जहाँ पर उर्वरता होगी, जहाँ पर कृषि होगी, वहाँ पर क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। तो जहाँ पर ये दोनों मिल जाए, यानी पानी भी मिल जाए और भोजन भी मिल जाए, वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी। ठीक है? तो कुछ जो उर्वर मैदान होता है और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है, इसलिए ये स्थान विश्व में सबसे ज्यादा सघन क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है ना? भूमि का उपयोग किस किस चीज के लिए किया जाता है? तो आपको भी पता है कि भूमि का उपयोग खनन के लिए करते करते हैं, सड़क बनाने के लिए करते हैं, उद्योग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है? कृषि के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं और किस लिए करते हैं? आप लोग जैसे उद्योग लगाए तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? भूमि ही चाहिए। तो बहुत चीज़ों के लिए आपको भूमि चाहिए होती है। जैसे चारा अगर पशुओं को चराना है तो कहाँ चराएँगे? भूमि पर ही चराएँगे और कहीं दूसरे जगह तो चराने नहीं जाएँगे, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है? तो भूमि का ये सब उपयोग है, यानी इन सब चीज़ के लिए हमको भूमि की आवश्यकता होती है। तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें क्या-क्या कारक होते हैं? क्योंकि भूमि सभी उपयोगी तो होते नहीं हमारे, लेकिन क्या भूमि का क्या-क्या उपयोग होता है? इसकी स्थल की आकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भी भूमि उपयोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर हम लोग जब भूमि की बात करते हैं तो 2 तरीके से होता है। एक हम लोग की निजी भूमि होती है और एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि में हमारा अधिकार होता है स्वयं का, जैसे आपका घर है तो स्वयं की भूमि में बना होगा। और आप लोग जैसे देखे होंगे, आप लोग पंचायत भवन होता है या फिर आपका फील्ड होगा या फिर आपका जो स्कूल होता है, मतलब गवर्नमेंट की स्कूल हमने बात किया, ठीक ना? तो वो क्या होता है? वो समुदाय के लिए होता है, यानी उस गाँव में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए या उस शहर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए वो रहता है। किसी पर्सनल ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये मेरा स्कूल है। गवर्नमेंट का अगर स्कूल है तो गवर्नमेंट का मतलब है कि वो सभी के लिए है, ठीक है ना? फील्ड है, अगर मान लीजिए कोई खेल का मैदान है तो वो भी सभी के लिए होता है। तो उसी को जो सामुदायिक भूमि होते है उसको क्या बोलते हैं? साझा संपत्ति भी बोलते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आपके बारे में आगे बताया गया है कि ये एक जगह था, ठीक है? इस जगह पर देखिए उबड़-खाबड़ था। उबड़-खाबड़ था, यहाँ पर क्या की जा रही थी? कृषि की जा रही थी। किसके माध्यम से की जा रही थी? हलों के माध्यम से। यहाँ पर जो मनुष्य था वो क्या करता था? भेड़-बकरियों का पालन करता था और क्या है? यहाँ पर झोपड़ियों में रहता था। फिर वो मनुष्य ने कुछ विकास किया, यानी मनुष्य के जीवन में कुछ विकास आया, तो क्या-क्या आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि इसके स्थान पर, यानी क्या, हल जो था, हल के स्थान पर ट्रैक्टर का मनुष्य प्रयोग करने लगा। गाय बकरियों का यहाँ पर पालन आप देखेंगे न के बराबर आपको दिखेगा। यहाँ पर जो झोपड़ी थी, तो झोपड़ी खत्म होकर के पक्के मकान आपको मिलेंगे यहाँ पर। और पक्के मकान यहाँ पर देखिए, क्या बिजली का कहीं व्यवस्था है? नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको बिजली के तार भी व्यवस्थित मिल रहे हैं, या लेकिन एक गांव में मिल रहा है या नहीं इसके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं, मतलब उधर साइड बिजली है, इसका मतलब ये बता रहा है। चलिए सेकंड नंबर थर्ड नंबर पर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लोग क्या करते थे? ट्रैक्टर का प्रयोग करते थे यातायात के लिए। यहाँ पर लोगों ने गाड़ी खरीदना स्टार्ट कर दिया और यहाँ देखिए, यहाँ पर कृषि का कार्य हो रहा था कुछ न कुछ, लेकिन यहाँ पर कृषि का कार्य खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर सभी चीजों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कृषि की भूमि समाप्त हो रही है। फिर आगे चलते हैं तो आगे तो और इंडस्ट्री का विकास होता है। देखिए, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल इलाका आपको दिख रहा होगा, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास कर रही है, तो यहाँ पर खेती तो हो नहीं सकती, क्योंकि बिल्डिंग जहाँ पर बन जाएंगे जिस खेत में, वहां तो कोई खेत कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो जगह खाली हुआ था तो इसके लिए क्या कर दिया गया? एक खेल का मैदान बना दिया गया। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी खासी चौड़ी सड़क का निर्माण कर दिया गया, जिससे गाड़ी के आवागमन के लिए सुविधा रहे, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि भूमि के उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन हो गया है, कि पहले हम लोग भूमि का क्या क्या उपयोग करते थे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें हम लोग भूमि का क्या उपयोग कर रहे हैं। इसमें देखिए और अलग भूमि का उपयोग हुआ, इसमें इसी भूमि का हम लोग कुछ अलग उपयोग कर लिया, और आने वाले समय में हम लोग ये उपयोग कर लिए, ठीक है, भूमि का। भूमि संसाधन का हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो आपको पता है कि जनसंख्या अब तो बढ़ रही है, लेकिन भूमि जितनी है उतनी ही रहेगी, उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या, इसकी मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हुआ है? विनाश हुआ है। क्यों हुआ है? कि देखिए, जहां पर जंगल था वहां पर मानव ने क्या कर लिया?
वहां पर जंगलों को काट करके, पेड़ पौधे वहां से काट करके कृषि करना स्टार्ट कर दिया। और जो कृषि वाले भूमि थे वहां पर क्या कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया। अब ये वाला भी जहां पर कृषि कर रहा है, आगे चलकर यहाँ भी कुछ विकास होगा, तो ये भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जंगल यहाँ से विनाश हो जाएगा जंगलों का। तो इससे इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। इसको हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं, हम लोग तो वन लगा करके, भूमि का उद्धार करके, रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग करके, ठीक है, अतिचारण को हम लोग रोक करके, इन तमाम तरीकों का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। अब भूमि के बाद आ जाते हैं हम लोग मृदा में। तो मृदा क्या होता है, तो देखिए भूमि का जो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। ये देखिए जब हम लोग धरती पर, यानी हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग भूमि पर हैं, तो भूमि का जो ऊपरी परत होता है, ये वाला परत जिस पर हम लोग खेती कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी मृदा हो जाती है। तो भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण कई वर्षों में चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। ठीक है, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, चट्टानों से या खनिजों से होता है। और यह कैसे होता है, अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। यानी क्या होता है, जो चट्टान होते हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं, और ये चट्टान धीरे धीरे टूट करके क्या बन जाते हैं, अपक्षयित चट्टान हो जाते हैं। और यह अपक्षयित चट्टान जब और ज्यादा टूटते हैं तो बालू या गाद या क्ले के रूप में, उपमृदा के रूप में हो जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, इनमें वनस्पति जो होती है, यानी पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे की पत्तियां जो टूट करके गिरती है, या फिर उसमें और जीव जंतु जो सड़ गल जाते हैं, तो उन सब से क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको कृषि योग्य बनाते हैं। तो ये हमारे बाहरी आवरण जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि। तो यानी क्या होता है, पहले चट्टान होता है, फिर ये अपक्षयित होकर टूट जाता है। फिर अपक्षयित होकर जब टूटता है, उसके बाद फिर जब वो टूटता है, मतलब जो चट्टान टूटा, यानी ये मान के रखिए एक चट्टान है, इसको हम लोग खंडित कर दिए, यानी एक चट्टान टूट गया तो इस ऐसे ऐसे पार्ट में गया। फिर इस वाले का पार्ट क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट, ये आगे जाकर के क्या करता है, ये पार्ट टूट जाता है छोटे छोटे कणों में। और फिर एक कण जो होते हैं, एक कण क्या करते हैं कि जो पेड़ की पत्तियां हैं, या फिर जो सड़े गले पदार्थ हैं, यानी आपके घर से निकला हुआ जो भी कचरा होता है, तो इन सबको मिला करके ये क्या करता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। और इसी पर हम लोग क्या करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं धीरे धीरे। अपक्षय शब्द का तात्पर्य क्या होता है, क्षय का मतलब क्या होता है, हानि। यानी किसी की भी परत की जब हानि होती है, तो उसमें को हम लोग क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे तापमान की वजह से के परिवर्तन के अनुसार पेड़ पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनवरत शैलों का टूटना और क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। जैसे देखिए क्या होता है कि जो हमारा चट्टान है, ये कैसे टूटा, तो चट्टान पहले धूप पड़ा इस पर तो ये गर्म हो गया, फिर इस पर जब पानी पड़ा तो ये ठंडा हो गया। मतलब ये जो धूप था, जैसे आप लोग देखे होंगे, किसी भी चीज को आप गर्म करिए, फिर उस पर जब आप पानी डालते हैं तो वो टुकड़े के टुकड़े के रूप में हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा परत के रूप में हो जाता है। और फिर वही जो परत होता है, जो ठंडा हो जाता है, वो फिर कुछ टाइम बाद वो टूट जाता है। तो इसी तरीके से आपके चट्टान से जो भूमि है उसका निर्माण होता है, यानी मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण को कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे जलवायु हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं, ये सब प्रभावित करते हैं। ठीक है, किसको प्रभावित करते हैं, निर्माण की दर को। समय हो गया, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को क्या करता है, निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है, वनस्पति, प्राणीजात, सूक्ष्म जीव। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मृदा के संचय को कौन निर्धारित करता है, उच्चावच, तुंगता, ढाल, ये सब क्या करते हैं, मृदा के संचय का निर्धारण करते हैं। यानी जैसा
हमारा मृदा तब संचित होगा जैसे हमारे, जैसे मान के रखिए ये पहाड़ हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर ये आपका जमीन लेवल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पहाड़ का यहाँ से अगर मान लीजिए टूटता है ये पहाड़ यहाँ से, तो ये आकर के यहाँ पर रुकेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के जो संचय को, मतलब यहाँ से जो मृदा टूटेगी तो यहीं पर जाकर एकत्रित होगी, तो इसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। जनक शैल जो होते हैं, मतलब जो हमारा चट्टान होता है, मूल रूप से वो रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा मृदा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, जिसको आपको तैयार करना है कि मृदा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो ये रहे आपके कारक। ठीक है, ह्यूमस के निर्माण को कौन प्रभावित करते हैं, मृदा की परिच्छेदिका की जो परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित कौन करता है। ठीक है, इसके बाद ह्यूमस का निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है, इसके बाद आप मृदा के संचय को निर्धारित कौन करता है, पारगम्यता को निर्धारित कौन करता है। तो इन सब के बारे में आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अब हम लोग देख लेते हैं मृदा निर्माण के कुछ कारक होते हैं, कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। तो मृदा के निर्माण में अन्य कारक स्थल की आकृति होती है, जैव पदार्थ की भूमिका होती है, मृदा निर्माण के संगठन में लगा जो समय है, ये अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। भारत में जो मिट्टी होती है किस किस तरीके से होती है, जलोढ़ होती है, काली होती है, लेटेराइट होती है, लाल होती है, मरुस्थली होती है, पर्वतीय मिट्टी। ये मृदा हो सकते हैं, इस प्रकार के भारत में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित करना है और उसका निरीक्षण करना है। तो ये आपका क्या है, क्रियाकलाप करने के लिए है। तो आप देखिए कि आपके एरिया में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, काली पाई जाती है या लाल पाई जाती है, लेटराइट पाई जाती है या जलोढ़ पाई जाती है या मरुस्थल पाई जाती है या फिर पर्वतीय। अगर आप पर्वत के आसपास हैं तो पर्वतीय पाई जाएगी, मरुस्थल के आसपास हैं तो मरुस्थल का मतलब क्या होगा, अगर बालू वाला एरिया है तो मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल में आपका जैसे राजस्थान की बात कर ले तो मरुस्थल है, तो वो जो एरिया है वो मरुस्थलीय एरिया है। ठीक है, लाल जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, जहां पर पानी, यानी जहां पर नदियां होती है, कछारी, तो वो सब क्या होते हैं, जलोढ़ मिट्टी वहां पर पाई जाती है। अब मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मतलब मृदा हमारा कैसे खत्म हुआ। तो देखिए मृदा के खत्म होने का कुछ हमारा महत्वपूर्ण कारक है। पहला चीज तो हम लोग क्या कर लिए, वन को काट लिए। वन को जैसे काटेंगे तो क्या होगा, जैसे ये हमारा मान के रखिए ये जंगल है, इस जंगल में इतने पेड़ हैं, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है। अब इसको हम लोग काट करके क्या कर लिए, कृषि योग्य बना लिए। और कृषि योग्य बनाने के बाद क्या कर लेते हैं, कृषि योग्य जैसे इसको बनाएंगे फिर इसको इसमें हम लोग इंडस्ट्री का निर्माण करने लगते हैं। पहला कारण तो ये है, यानी क्या कर लिया, हम लोग वन को काट दिए, ये है ना। दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग के पहाड़ में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, इसको भी हम लोग काट लिए। जैसे यहाँ से हम लोग काटे पेड़, तो यहाँ की जो मिट्टी है पेड़ों की, मतलब पेड़ की जड़ में जो मिट्टी होती है, तो वो ढीली हो गई। और जैसे बरसात हुआ तो बरसात में इस मिट्टी को, जैसे आप लोग कभी क्या करिए कि नई मिट्टी यानी ढीली हो गई तो नीचे वाली मिट्टी नहीं हो गई, इस पर जैसे पानी पड़ा तो आसपास की मिट्टी भी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। तो जैसे ही पानी पड़ेगा तो ये पूरी मिट्टी यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगी और गिर करके कहाँ जाती है, रोड में। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। यानी बहुत भारी मात्रा में मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करना है, क्या है, मरुस्थल कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा वन उन्मूलन से ये सब हमारा हो गया समस्या। और दूसरा क्या है, मृदा का निम्नीकरण किस कारण से हो रहा है, अतिचारण से। हम लोग पशुओं को चरा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हमारा क्या हो रहा है, मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। फिर क्या है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कर लिए, उसके वजह से क्या होगा कि जो हमारी मृदा है उसकी उर्वरता की क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वर्षा, दोहन, भूस्खलन, भूस्खलन हमने आपको बता दिया, बाढ़ है, ये सब कुछ जो कारण है इसके वजह से क्या होता है कि मृदा हमारी जो है कमजोर हो गई है या मृदा का निम्नीकरण हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारण होते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो एक हम लोग मल्च बना करके कर सकते हैं। मल्च में क्या होता है कि पौधों के बीच अनावरत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने पौधा यहाँ पर एक लगाया, तो पौधों के बीच अनावरत भूमि
ये दो हमारे पौधे हो गए, तो इसके बीच की जो भूमि है, ठीक है, तो जैव पदार्थ में क्या आता है, जो कि जीवों से बनता है पदार्थ हमारा, जैसे प्रवाल हो गया। प्रवाल कहाँ पर पाया जाता है? समुद्रों में पाया जाता है। तो प्रवाल हम लोग क्या करते थे, इससे ढक देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हम लोग क्या किए, मल्च बना दिए। तो इससे क्या होगी कि मृदा जो है वो आर्द्र रहेगी, ठीक ना, आर्द्र रहती है। इसके वजह से क्या होगा कि हमारा मृदा जो है वो बचा रहेगा। ठीक है, पहला कारण हम लोग मल्च बनाकर कर सकते हैं। दूसरा क्या, वेदिका फार्म। ये देखिए वेदिका फार्म है। वेदिका फार्म हम लोग कहाँ पर उपयोग करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि पहाड़ी एरिया है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पर बीच बीच में क्या कर रहे हैं, पौधे लगा दे रहे हैं। तो चौड़े समतल सोपान वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। वेदिका मतलब आप लोग देखे होंगे ना कि तुलसी की बेदी बनी होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि ऐसे कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पर तुलसी माता हमारी लगी होती हैं। तो इसको हम वेदिका फार्म के रूप में कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे क्या करते हैं, पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। हम लोग क्या है, जैसे यहाँ पर पेड़ कट गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक एक पेड़ का जब लगाएंगे एक एक पेड़, तो इससे क्या होगा, मृदा अपरदन में कमी आएगी। अब दूसरा देते हैं रेखी जुताई। समुच्च रेखी जुताई ये हमारा है। इसमें हमारा जो ये पर्वत है यानी पहाड़ है, तो क्या कर रहा है, जैसे ये हमारा पहाड़ हो गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग जुताई ऐसे अगर आप लोग करेंगे, मान लीजिए अगर पहाड़ है, तो अगर ऐसे आप करेंगे तो मिट्टी हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, यानी मिट्टी हमारी यहाँ खत्म हो रही है। तो हम लोग ऐसे न जुताई करके इस पहाड़ का हम लोग उपयोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे। ऐसे ऐसे जब करेंगे तो क्या होगा कि हमारी मिट्टी जो जैसी थी वैसी ही रहेगी, और यहाँ पर जब पेड़ हो जाएंगे तो हमारी पानी का जो बहाव इधर होता है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये ना होकर के हमारा इधर धीरे धीरे पानी हर जगह पर सोखने लगेगा, ठीक है ना। तो ये होता है कि समुच्चय जुताई करके एक पहाड़ी ढाल का समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई, ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध है, यानी जो ऊपर से नीचे बहती है पानी, तो उसको रोकने के लिए हम लोग समुच्चय जुताई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो मृदा अपरदन होता है, इससे कम होता है, ठीक है, और रुक भी जाता है। रक्षक मेखला क्या होता है, रक्षक मेखला जो होता है, ये देखिए आपको ये पेड़ दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको कहाँ लगाया जाता है, जो तटीय एरिया होता है, तटीय मतलब जो समुद्र का किनारे का एरिया होता है, उसको हम लोग तटीय एरिया बोलते हैं, जिसके आसपास समुद्र होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको लगा दिए, तो इधर समुद्र से मान लीजिए जो पानी आने वाले हैं, जैसे कभी चक्रवात आता है या कुछ भी, तो जो पवन की गति और पानी दोनों को रोकने के लिए ये क्या करता है कि उधर न जाए, इसके लिए इसको लगाया जाता है। तो वृक्ष को कतारे में लगाया जाता है ताकि मृदा का आवरण बचाया जा सके, ठीक है ना। अगला हम लोग देख लेते हैं रेखी रोधिकाएं। समुच्च रेखी रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के समान जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं चट्टानों के बांध। आप लोग देखे होंगे चट्टानों के बांध बनाए गए होंगे। इसमें क्या करते हैं, जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टान के बांध बनाए जाते हैं। इसके बाद बीज की फसल उगाना। बीज की फसल कैसे हम लोग उगा सकते हैं, तो वर्षा के दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने किसका देखा, भूमि, ठीक है, भूमि को देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आ जाते हैं जल के बारे में। मृदा भूमि हम लोग देखे, अब जल देख लेते हैं। तो जल क्या है, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आपसे पूछ सकता है ये नवीकरणीय है अनवीकरणीय, तो ये नवीकरणीय है, ठीक है ना। और आपको पता है कि हमारे जो भूपृष्ठ है उस पर 3/4 भाग जो होता है वो जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। जल कहाँ पर पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, आपको भी पता है, सागर में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है, इन सब चीजों में पाया जाता है। लेकिन उसमें से कुछ ही प्रतिशत जो है वो हमारा 2.7% ही कैसी है, अलवण है। और इसका 2.7 का 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। और अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच से ये क्या है, बाहर है। तो इसमें से केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव के उपभोग के लिए उपयुक्त है। और यह किस रूप में पाया जाता है, भूमि के जल के रूप में, जिसको हम लोग बोर करके निकालते हैं सबमर्सिबल के माध्यम से,
या पंप के माध्यम से, नदियों से हम लोग उपयोग करते हैं, झीलों के माध्यम से, पृष्ठीय जल के रूप में इसका उपयोग कर देते हैं। और किस रूप में? वायुमंडल में वाष्प के रूप में भी ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको भी पता है कि जल को न तो बढ़ाया जा सकता है, न ही कम किया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा कैसी रहती है? स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि यह वाष्पीकृत वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों में जाता है, और महासागर से वायु में जाएगा, और वायु से फिर भूमि में आता है, और फिर महासागर में जाएगा। तो ये चक्रण चलता रहता है। तो हमारे जो पानी है, तो वो जैसे हम लोग जितना यूज करते हैं, आपको भी पता है कि जैसे जो जितना पानी हमारा बरसता है, ठीक ना, जैसे बारिश हुआ हमारा, तो बारिश से जितना पृथ्वी पर पानी आया, ये बह करके कहाँ जाता है? ये बह करके जाएगा नदियों में, नालों में, नदियों और नालों के माध्यम से कहाँ जाता है? ये जाता है समुद्र में। और समुद्र में क्या होता है? समुद्र में ये भाप बन करके उड़ जाता है, और फिर जाएगा, बादल बन जाएगा संघनन होकर, और फिर से यही क्रिया होती है। तो ये हमेशा क्रिया चलती रहती है चक्र के रूप में, ठीक ना, और इसी को जल चक्र बोलते हैं। तो जल की उपलब्धता में क्या क्या समस्याएं हैं? तो जल की उपलब्धता में मुख्य समस्या जो होती है, तो आपको पता है कि जो जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक ना, तो इसमें हम लोग जो समस्याएं देखते हैं, दो प्रकार से देख सकते हैं। एक प्राकृतिक जो होता है, यानी प्रकृति के कारण, ठीक ना, प्राकृतिक, और दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित में मानव के द्वारा जल की समस्या क्या क्या, किन किन कारणों से हुई है, हुआ है, और प्राकृतिक में देख लेते हैं। तो हम लोग प्राकृतिक में समझने का प्रयास करते हैं कि पहला चीज तो सूखा पड़ गया, ठीक है, उसके वजह से। दूसरा चीज क्या है कि मरुस्थल वाला जो स्थान होता है, तो मरुस्थल पर भी जल की उपलब्धता नहीं होती, आपको भी पता है, ठीक है। तीसरा क्या कारण हो सकता है कि ये तो सूखा में हमारा आ गया कि बारिश नहीं हुआ, तो हम लोग क्या हो गए, वहां पर सूखा हो गया, ठीक है ना। तो ये दो हमारे कारण मुख्य रूप से हैं, यानी मरुस्थल वाला एरिया हो गया, सूखा वाला एरिया। और तीसरा जो हमारा कह सकते हैं कि जो कुछ मौसमी घटनाओं की वजह से भी होता है, ठीक ना, यानी मौसम की घटना की वजह से। तो हमारे तीन कारण हैं जो कि प्राकृतिक हैं, इनके वजह से जल की उपलब्धता में समस्याएं आती है। और हम लोग अगर मानव निर्मित कुछ समस्या देख सके, तो मानव क्या करता है कि पेड़ पौधों को काट रहा है, वन उन्मूलन हो रहा है। इसके वजह से क्या होता है कि जल की उपलब्धता नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जंगल काट देंगे, और जंगल से पेड़ काट देंगे, तो जंगल और पेड़ जो होते हैं वो पानी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। जहां पर जंगल होगा, जहां पर पेड़ पौधे होंगे, वहां पर आप लोगों को पता होगा कि अच्छा खासा बारिश होती है। जहां पर जंगल नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, वहां पर बारिश कम होती है, ठीक है। तो यही सब कारण है। तो इनके वजह से हमारी जल की उपलब्धता की मुख्य समस्या है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जल हमारा जो सही भी है, जहां पर जल भी है, तो उसमें क्या कर रहे हैं मनुष्य, उसमें देखिए यहाँ पर नदी में मल, औद्योगिक बहिस्राव और कचरे को इसमें प्रवाहित कर दे रहे हैं। अब जब इसमें कचरा आ जाएगा, तो मनुष्य इसको पिएगा तो है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मनुष्य के उपयोग के बाहर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या संरक्षण कर सकते हैं कि ये जो कचरा ही है, जैसे इसको हम लोग देख रहे हैं, पहला चीज, इसको संरक्षण के लिए भी हम लोग दो तीन उपाय कर सकते हैं। पहला चीज क्या, वृक्षारोपण करें, ठीक ना, वृक्षारोपण, वृक्ष को हम लोग लगाएं, पहला चीज, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं कि जो हमारा हमने जो गंदा किया है, तो उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग साफ सफाई करें, यानी जो जल को शुद्ध करने के लिए यंत्र लगाएं, यानी शुद्धिकृत यंत्र लगाएं, जिससे ये जल हमारे शुद्ध हो सके, ठीक है ना। तो इन सब का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, और कीटनाशकों का कम प्रयोग करें, जिससे हमारा जल दूषित कम हो, ठीक ना। स्प्रिंकलर लगाएं, स्प्रिंकलर लगाने से क्या होगा कि हमारा जो पानी है वो कम कम पानी में हम लोग ज्यादा इफेक्टिव कृषि कर सकें स्प्रिंकलर के माध्यम से। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को जब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। जैव मंडल में क्या होता है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर क्या रहती हैं, निर्भर रहती हैं। और इन जीवन आधारित तंत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। यानी वनस्पति और
वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे से हमको क्या प्राप्त होता है? इमरती लकड़ियां प्राप्त होती है। प्राणियों को आश्रय पौधे देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करते हैं। ठीक है। और क्या होता है? फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा से सुरक्षा करते हैं पौधे। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल को संग्रह करते हैं। और क्या करते हैं? हमको फल देते हैं, लैक्टस देते हैं, तारपीन का तेल देते हैं, गोद देते हैं, औषधि देते हैं। तो ये तो हमारे पेड़ पौधे से हो गया, ठीक है ना। जड़ी बूटी देखो हमको देते हैं। तो ये सब चीज हमारे पेड़ पौधे से। वन्य जीव से हमको क्या मिलता है? तो वन्य जीव के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं हम लोग देखें तो जंतु आते हैं, पक्षी आते हैं, कीट आते हैं, जलीय जीव ये सब आते हैं। उनसे हमको क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलता है, उनकी हमको प्राप्ति होती है। और जो कीट होते हैं उनसे हमको क्या मिलता है? शहद मिल जाता है। फूलों के परागण की मदद करती है और परितंत्र में अपने घटक के रूप में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ठीक है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। जो गिद्ध होता है मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए क्या होता है? प्राणी चाहे बड़े हों या फिर छोटे, सभी पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या है? अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण हम लोग किस किस रूप में देख सकते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण होता है उसको हम मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांट सकते हैं। एक वन्य प्राकृतिक, जैसे वन जहां पर पाए जाते हैं। दूसरा घास के मैदान। तीसरा गुल्म। और चौथा जो हमारा टुंड्रा है। तो वन के लिए हमको क्या चाहिए? वन कहाँ पाए जाएंगे? जहां पर हमारा तापमान ज्यादा हो और क्या होना चाहिए? वर्षा भी ज्यादा हो। ठीक है। दूसरा हम लोग घास कहाँ पाएंगे? जहां पर तापमान तो है हमारा लेकिन वर्षा कम हो। ठीक है। यानी तापमान भी कुछ कम हो, वर्षा भी कुछ कम हो। गुल में क्या होता है? इसमें तापमान और कम हो, वर्षा भी और कम हो। और टुंड्रा में क्या होता है कि हमारा तापमान भी कम हो और एकदम कम हो जाता है तापमान यहाँ पर, यानी ये -सेल्सियस में चलता है और यहाँ पर वर्षा न के बराबर होती है। तो ये हमारे टुंड्रा कहलाते हैं। आपको टुंड्रा टुंड्रा के कुछ वृक्ष आपको देखने को मिलते होंगे कभी कभी। ठीक है। यानी आप लोग टीवी ओबी में कभी देखे होंगे टुंड्रा वाले में। वो हमारे ऐसे होते हैं। ये आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं, बताऊं तो ऐसे हमारा जो है, तो ये ऐसे 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 ये इस रूप में टुंड्रा के वृक्ष पाए जाते हैं आपके। ठीक ना। और ये बहुत बड़े बड़े नहीं होते। यहाँ के पेड़ जो बहुत बड़े होते हैं, इसके बाद ये सब कुछ छोटे होते हैं। तो हम लोग इसमें यही चीज देखें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का हम लोग कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि हमारे कुछ प्राकृतिक वनस्पति जो व्यापार की वजह से, क्योंकि जो मनुष्य है तो इतना लालची हो गया है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव है, इन सबका क्या कर रहा है? इन सबको कहीं ना कहीं बेच रहा है या फिर इनको नुकसान कर रहा है शिकार करके, या किसी भी रूप में इसको क्या कर रहा है कि खत्म कर रहा है। तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि हम लोग अगर देखें तो कुछ तो प्राकृतिक कारण भी हैं और कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक कारणों में हम लोग देखें तो मृदा में अपरदन हो जाता है, वन उन्मूलन हो गया। ठीक है। दानावल यानी जंगलों में लगने वाली आग, भूस्खलन हो गया। तो ये सब हमारे प्राकृतिक कारण है। लेकिन मनुष्य के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसके वजह से भी क्या हो रहा है? इसके वजह से भी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव खत्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक जंगल से पेड़ काट लेते हैं तो उससे क्या होगा कि पेड़ पौधे खत्म हो गए, प्राकृतिक वनस्पतियां खत्म हो गई और उस पर आश्रित रहने वाले जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे उस जंगल से। ठीक है। सुनामी भी आ जाती है तो उसके वजह से भी क्या हो जाते हैं कि वनस्पति और वन्य जीव प्रभावित होता है। ये हम लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसको ब्लैक बग बोलते हैं। तो आप लोग जैसे देखे होंगे, कभी सुने होंगे कि पशुओं की खाल जो होते हैं, चमड़ा होते हैं, नाखून होते हैं, दांत होते हैं, पंखे होते हैं, इन और सींग जो होते हैं, इन सबको एकत्रित करके गैर कानूनी रूप से इनका क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। ठीक है। जो कि कैसा व्यापार किया जाता है? अनाधिकार शिकार करके व्यापार किया जाता है। यानी इनका कोई अधिकार नहीं होता। इनको व्यापार करने के लिए कोई गवर्नमेंट या फिर कहीं से भी लोगों को वो नहीं रहता कि आप व्यापार करिए, लेकिन लोग पैसे की लालच में इनका क्या करते हैं? व्यापार करते हैं।
इनमें से कुछ अगर जंतुओं को हम लोग देखें तो जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर है। इन इनके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? जागरूकता बढ़ा करके इनका हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव है, जैसे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निचय, हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। संकरी घाटी झील, अर्धभूमि का संरक्षण, मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए ये सब आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के एक या एक से अधिक पारितंत्र की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपको पेड़ पौधे पाएंगे, जीव जंतु पाए जाएंगे, सभी चीज एकत्रित एक ही स्थान पर सब पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो बहुत से देश पक्षियों पशुओं को मारने और उनके व्यापार को निषिद्ध करने के लिए व्यापार के विरुद्ध हैं। और भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग, मोर को मारना अवैध है। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी है CITES, यानी इसका फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये जो है CITES, इसकी स्थापना की गई है किसके लिए? कि प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की रक्षा करने के लिए। रक्षा कैसे किया जाएगा? इनके व्यापार को प्रतिबंध करके, यानी व्यापार इनका न किया जाए, इसको प्रतिबंधित करके इनका सुरक्षा किया जाएगा, यानी इनकी रक्षा किया जाएगा। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का क्या है? नैतिक कर्तव्य। ठीक है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम इन सबका क्या करें? इन सबका रक्षा करें। जैव मंडल निचय क्या होता है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होता है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ये आप लोग देख रहे हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का आपको सामने पिक्चर है। इसमें हाथियों का झुंड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने पाए जाते हैं, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। मतलब पाए जाते हैं क्या, कि अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में, ये आपको बताना है। अब यहाँ CITES के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देख लेते हैं कि CITES क्या है। तो CITES जो होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक इंडेंजर्ड स्पीसीज जो पाए जाते हैं, यानी जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, इनकी रक्षा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है। यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियों को रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।